4 अन्य विभागों की समीक्षा बैठक मानस भवन में आयोजित हुई। इस बैठक में कलेक्टर सौरभ कुमार सुमन ने विकास यात्राओं के संबंध में योजनाओं के क्रियान्वयन की समीक्षा की। बैठक में स्वास्थ्य, शिक्षा, सामाजिक न्याय विभाग और नगर निगम के अधिकारी मौजूद रहे। कलेक्टर ने शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक न्याय विभाग एवं नगर निगम के अधिकारियों को निर्देश दिए कि अपने अपने विभागों द्वारा संचालित की जाने वाली योजनाओं का लाभ प्रत्येक हितग्राही तक पहुंचे। इस बात को सुनिश्चित किया जाए एवं सीएम हेल्पलाइन की शिकायतों को प्रभावी तरीके से निराकृत कराएं ताकि जनता राहत महसूस कर सके। विकास यात्रा भी चलेगी, साथ में आपका सर्वे भी चलेगा, साथ में आपके रूटीन के काम भी चलेंगे, साथ में सीएम हेल्पलाइन भी। कार्डियक अरेस्ट के समय जान बचाने के लिए दी जाने वाली प्राथमिक चिकित्सा यानी सीपीआर की जानकारी प्रत्येक व्यक्ति को होना जरूरी है। इसी मंशा के साथ भविष्य निधि कार्यालय में सीपीआर प्रशिक्षण का आयोजन किया गया, जिसमें विशेषज्ञों ने लाइव डेमो के जरिए लोगों को इसकी जानकारी दी। मैं मंच से इस कार्यक्रम को विजयनगर स्थित क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त कार्यालय में सीपीआर प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ेरिया मेट्रो प्राइम हॉस्पिटल के चिकित्सकों ने कर्मचारियों, अधिकारियों को बताया कि कार्डियक अरेस्ट के समय पीड़ित व्यक्ति को किस तरह प्राथमिक उपचार दिया जाए। तो सबसे पहला स्टेप सीन सेफ्टी और पेशेंट को सुपाइन पोजीशन पे या पीठ के बल पे सीधे लेटाना है। हमारी चिन के नीचे, इस थोड़े के नीचे हाथ रख के देखनी है यदि हमें कुछ पल्स महसूस हो रही हो या नहीं। चेस्ट राइज हो रहा है कि नहीं, सांस चल रही है नहीं, या कोई रिस्पॉन्स अपन को दिख रहा है कि नहीं। जब मैं ये बोलता हूँ कि हार्ट को दबाना है तो अक्सर कर लोग यही दबाने में गलती करते हैं, क्योंकि हमारी जनरल अंडरस्टैंडिंग है कि हमारा हार्ट छाती के लेफ्ट साइड होता है और लोग सीधे उसी लेफ्ट साइड के ऊपर टूट जाते हैं दबाने के लिए, जो सबसे गलत होता है। उसमें हम भला तो नहीं करते, लेकिन हाँ उसकी हड्डियां जरूर तोड़ देते हैं। कार्यक्रम में क्षेत्रीय आयुक्त भविष्य निधि राकेश सहरावत विशेष रूप से मौजूद रहे। हम काफ़ी समय से कोशिश कर रहे थे कि किसी एक हॉस्पिटल के माध्यम से ये कार्यक्रम आयोजित करें। इसमें हमारा लक्ष्य ये था कि जो स्टाफ मेंबर्स हैं हमारे, उन सबको इमरजेंसी सीपीआर कैसे दिया जाना है उसके बारे में जानकारी दी जाए, और वो जानकारी डायरेक्ट डेमो के थ्रू दी जाए, और अगर किसी प्रशिक्षित डॉक्टर के माध्यम से दी जाए तो उससे बढ़िया कुछ हो नहीं सकता। इसके लिए हमने एक प्रस्ताव मेट्रो हॉस्पिटल के सामने रखा था और उन्होंने इसको एक्सेप्ट किया, और आज का ये कार्यक्रम हमने उसी उपलक्ष्य में आयोजित किया। आयोजकों ने बताया कि सीपीआर की जानकारी हर व्यक्ति को होना चाहिए। इसके जरिए जान बचाई जा सकती है। सीपीआर का मतलब कार्डियो पल्मोनरी रिसिसिटेशन होता है। ये एक तरह की प्राथमिक चिकित्सा है। भारतीय जनता पार्टी के सहकारिता प्रकोष्ठ की संभागीय बैठक आयोजित हुई, जिसमें केंद्र एवं राज्य सरकार द्वारा कृषकों के लिए चलाई जा रही योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन समेत बजट में शामिल प्रावधानों पर मंथन किया गया। रानीताल स्थित भाजपा कार्यालय में सहकारिता प्रकोष्ठ की संभागीय बैठक आयोजित हुई। केंद्र सरकार द्वारा पेश किए गए बजट के प्रावधानों पर चर्चा हुई और साथ ही किसानों के लिए शासन द्वारा चलाई जा रही योजनाओं को बेहतर ढंग से क्रियान्वित करने संबंधी चर्चा भी हुई और साथ ही जमीनी स्तर पर कार्य करने की रूपरेखा तैयार हुई। इस बीच प्रकोष्ठ की आगामी गतिविधियों का खाका भी बनाया गया है। किसानों की आय में कैसे वृद्धि हो, उसको दृष्टिगत रखते हुए सहकारिता का गठन हुआ। उसी को दृष्टिगत रखते हुए पहली बार बजट आवंटित हुआ पृथक से। पूरी वर्ष भर की योजना है कि सहकारिता में आगामी समय में सहकारी क्षेत्र में कैसे कैसे हमको इसके प्रचार प्रसार और कृषकों को और अन्य लोगों को क्या लाभ पहुंचाए जा सकते हैं, क्या क्या कार्यक्रम है, उसकी रूपरेखा क्या तैयारी की जा रही है। बैठक में बड़ी संख्या में प्रकोष्ठ के पदाधिकारी मौजूद रहे। इस वर्ष की पहली राष्ट्रीय लोक अदालत 11 फरवरी को आयोजित की गई है, जिसमें लगभग 1,75,000 केस चिन्हित किए गए हैं। राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के सदस्य सचिव राजीव करमहे ने बताया कि इन प्रकरणों के निराकरण के लिए प्रदेश में 1330 खंडपीठों का गठन किया गया है।
आपसी सहमति के आधार पर लंबित मामलों का निपटारा करने के लिए इस वर्ष की पहली नेशनल लोक अदालत 11 फरवरी को आयोजित की जाएगी। मध्य प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के सदस्य सचिव राजीव करमहे ने बताया कि उच्च न्यायालयों की तीनों पीठों में 14 खंडपीठ बनाई गई हैं। वहीं अधीनस्थ न्यायालयों में 1316 खंडपीठों का गठन किया गया है। लोक अदालत में विद्युत अधिनियम के लंबित एवं प्री लिटिगेशन मामलों समेत संपत्ति कर, जल कर के प्री लिटिगेशन प्रकरणों में विभिन्न श्रेणी के उपभोक्ताओं को नियमानुसार छूट भी प्रदान की जाएगी। इस लोक अदालत में अभी तक के प्राप्त आंकड़ों के अनुसार लगभग 1,75,000 केसेस चिन्हित किए गए हैं। इसके लिए पूरे प्रदेश में लगभग 1330 खंडपीठों का गठन किया गया है। मध्य प्रदेश के सभी अदालतों के साथ मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की मुख्य पीठ, इंदौर और ग्वालियर की खंडपीठ, इनमें भी लोक अदालत का आयोजन है। ऐसे सभी केसेस जिनमें कानूनन राजीनामा हो सकता है, आपराधिक प्रकृति के हों, सिविल हो, पारिवारिक विवाद हो, चेक बाउंस के केसेस हों, श्रमिक कानून से संबंधित केसेस हों, वो सभी केसेस इस लोक अदालत में विचार के लिए रखे जाएंगे। लोक अदालत में लगभग 1,75,000 प्रकरण चिन्हित किए गए हैं। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत द्वारा पंडितों को लेकर की गई टिप्पणी से बवाल मचा है। जबलपुर में ब्राह्मण एकता मंच सहित कई ब्राह्मण संगठनों ने मालवीय चौक पर विरोध प्रदर्शन करते हुए आक्रोश जताया। इस दौरान मुख्य मार्ग पर देर तक मजमा लगा रहा। मोहन भागवत द्वारा जाति व्यवस्था के लिए पंडितों को जिम्मेदार बताने वाले बयान पर बवाल मचा है। ब्राह्मण एकता मंच के बैनर तले कई संगठनों ने मालवीय चौक पर विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि वर्ण भेद और जाति भेद के नाम पर लोगों को लड़ाने की कोशिश हो रही है। इसकी जितनी निंदा की जाए कम है। मोहन भागवत अपना बयान वापस लेकर ब्राह्मणों से माफी नहीं मांगते हैं तो देशव्यापी आंदोलन किया जाएगा। हम बहुत सहन कर चुके, अब ब्राह्मण समाज इस बात को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगा। अगर इस तरह की बातों पर प्रतिबंध नहीं लगा तो निश्चित रूप से एक बृहद आंदोलन पूरे प्रदेश देश में किया जाएगा और आने वाले समय में इसकी परिणति, ये जिस तरह के बयानबाजी लोग कर रहे हैं, राजनीति कर रहे हैं, जो अपने आप को कहते हैं हम राजनीतिक नहीं है, इनको इसका निश्चित रूप से सबक सिखाया जाएगा। ऐसा निर्णय हम सामाजिक संगठनों द्वारा लिया गया। आज हम लोगों ने यहाँ विरोध प्रदर्शन किया। मोहन भागवत जी ने जो बयान दिया है बहुत ही निंदनीय है, समाज को बांटने वाला है। पहले तो ये हिंदू मुसलमान को लड़वाते थे, अब ये हिंदू को समाज में एक दूसरे को लड़वा रहे हैं। जो इनका बयान है बहुत ही निंदनीय है। जब तक ये आके सामने क्षमा नहीं मांगते हैं ब्राह्मणों से, तब तक हम इनका विरोध करते रहेंगे। विरोध प्रदर्शन करने वालों का कहना है कि देश की जनता को मुख्य मुद्दों से भटकाने के लिए इस तरह के बयान देकर राजनीतिक लाभ उठाने की कोशिश की जाती है, लेकिन ऐसी कोशिशों को अब कामयाब नहीं होने दिया जाएगा। NHM भर्ती परीक्षा का पर्चा लीक होने से निरस्त हुई परीक्षा के मामले को लेकर मध्य भारत मोर्चा ने संभाग आयुक्त कार्यालय के माध्यम से मुख्यमंत्री के नाम एक मांग पत्र सौंपा है और NHM के फॉर्म भरने वाले आवेदकों के परीक्षा शुल्क लौटाने की मांग की है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन द्वारा निकाली गई विभिन्न पदों की भर्ती के लिए लाखों बेरोजगारों ने आवेदन किए थे, लेकिन इसका पेपर लीक होने के बाद परीक्षा निरस्त कर दी गई है। इस मामले को लेकर मध्य भारत मोर्चा के सदस्यों ने प्रदेश के मुखिया से मांग की है कि आवेदकों को उनका परीक्षा शुल्क लौटाया जाए या फिर उन्हें निःशुल्क परीक्षा देने का मौका प्रदान किया जाए, ताकि गरीब बेरोजगारों को दोबारा परीक्षा शुल्क भरने की जहमत नहीं उठाना पड़ेगी। जो पेपर भोपाल में उनने दिया वही पेपर दूसरी टाइमिंग में सागर में जो आया, उस वजह से परीक्षा जो निरस्त हुई है, इसको लेकर हम मध्य भारत मोर्चा के सदस्य मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन लेकर आज कमिश्नर ऑफिस आए हैं और हमने मांग की है कि जो हमारे प्रदेश के बेरोजगार परीक्षार्थी हैं, जिन्होंने मेहनत करी, परीक्षा शुल्क भरा, वो परीक्षा शुल्क उनको लौटाया जाए और अगर आप नहीं लौटा पा रहे हैं तो अगली परीक्षा उनको निःशुल्क दी जाए। और हमारी यही मांग है माननीय कलेक्टर सीएम साहब से कि इस तरीके की जो घटनाएं बहुत वर्षों से, पिछले कई सालों से चली आ रही है, इस पे पूर्णतः रोक लगाई जाए और जिस संस्था द्वारा जो कराई जा रही है उन पर कार्रवाई की जाए। वहीं मांग पूरी न होने पर संगठन ने आंदोलन करने की चेतावनी दी है।
सर्वोदय नगर स्थित देशी शराब दुकान को हटाए जाने की मांग को लेकर विरोध के स्वर मुखर हो गए हैं। इसी श्रृंखला में आंध्रा तेलुगु सेवा समिति के सदस्यों के द्वारा धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। सर्वोदय नगर में संचालित हो रही देशी शराब दुकान के खिलाफ क्षेत्रवासी लामबंद हो गए हैं और उनके द्वारा धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। क्षेत्रीय जनों ने बताया कि शराब की लत की वजह से क्षेत्र के कई लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। छोटे छोटे बच्चे भी शराब के आदी हो गए हैं। कई बार क्षेत्रीय नागरिकों ने हमारे साथ जिलाध्यक्ष महोदय को, आबकारी विभाग को भी ज्ञापन सौंपा गया था, लेकिन किसी ने भी इस और कोई ध्यान नहीं दिया है। आज हम लोगों ने ये तय कर लिया है कि किसी भी कीमत में कुछ भी करना पड़े, लेकिन इस क्षेत्र में इस कलारी को यहाँ रहने नहीं देंगे। जहरीला शराब पी के हमारा नौजवान बच्चे सब पूरे इस बार रोज का 10-10 मट्टी हो रहे हैं हमारे मोहल्ले में। इस प्रकार से क्या है कि हम लोग इस कलारी को पसंद नहीं करते। मोहल्ले के अंदर वैसे कानून के हिसाब से नहीं रहना चाहिए। कृपा करके जिसने भी बोला है उनसे निवेदन है जल्दी से जल्दी हटा दिया जाएगा। अगर यदि नहीं हटा दिया जाए तो मजबूरी होकर हम लोग को तोड़ना पड़े तो तोड़ दिया जाएगा। स्थानीय जनता ने शराब दुकान हटाने का संकल्प पूरा होने तक धरना जारी रखने की चेतावनी दी है। वर्ष 2001 एवं 2002 के बीच जबलपुर निगमायुक्त के पद पर पदस्थ रहे रमेश थेटे एवं उनकी पत्नी मंदा थेटे के विरुद्ध लोकायुक्त जबलपुर ने अनुपातहीन संपत्ति अर्जित करने के मामले में प्रकरण दर्ज कर विवेचना शुरू कर दी है। पूर्व जबलपुर निगमायुक्त IAS अधिकारी रमेश थेटे एवं उनकी पत्नी मंदा थेटे लोकायुक्त के घेरे में हैं। दरअसल जबलपुर लोकायुक्त ने उनके विरुद्ध अनुपातहीन संपत्ति अर्जित करने के मामले में विभिन्न धाराओं के तहत प्रकरण दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। लोकायुक्त से मिली जानकारी के अनुसार वर्ष 2001 एवं 2002 के बीच रमेश थेटे जबलपुर निगमायुक्त रहे एवं बाद में संचालक रोजगार एवं प्रशिक्षण के पद पर पदस्थ थे। इस दौरान उन्होंने पत्नी मंदा थेटे के नाम पर 68 लाख का लोन लिया था और वर्ष 2012-13 के बीच अल्प अवधि में लोन चुका दिया था। लिहाजा आय से अधिक संपत्ति के मामले की जांच शुरू की गई और 10 साल बाद उनके विरुद्ध मामला दर्ज कर कार्रवाई की जा रही है। जिला अस्पताल की कैजुअल्टी में चिकित्सक की गैर मौजूदगी से मरीजों के साथ ही मुलाहिजे के लिए लाए गए बंदियों को भी इंतजार करना पड़ा। इस बात को लेकर उनमें आक्रोश व्याप्त रहा। जिला अस्पताल के आकस्मिक चिकित्सा केंद्र में ड्यूटी डॉक्टर की गैर मौजूदगी को लेकर हंगामे की स्थिति निर्मित हो गई। बताया जा रहा है कि ड्यूटी डॉक्टर दोपहर बाद से ही लापता थे और उसी दौरान एक महिला मरीज समेत कुछ कैदियों को मुलाहिजे के लिए लेकर पहुंचे थे और डॉक्टर के ना होने के कारण उन्हें भी काफी देर तक इंतजार करना पड़ा। महिला मरीज के परिजनों ने बताया कि जूनियर डॉक्टर ने उन्हें देखा और मेडिकल रेफर कर दिया है। वहीं पुलिसकर्मी ने भी अपनी परेशानी बयां की। पेशेंट को इधर लाए जा रहे हैं तो बोल रहे हैं मेडिकल रेफर करेंगे। ये सीरियस मैटर है। मतलब ये हॉस्पिटल किस लिए बनाया गया है? मेडिकल के लिए बनाया गया है तो फिर बंद करो। कोई नहीं है ना। जब तो वो जूनियर लोग बोल रहे मेडिकल रेफर करो, क्या मकसद है? मतलब विक्टोरिया लाने से। जब ये मेरी मम्मी है, आधा घंटे से करीब उसका मुलाजा होना है ताकि जेल में दाखिल हो सके, लेकिन डॉक्टर साहब उपस्थित नहीं है यहाँ पर, इससे इसका मुलाजा नहीं हुआ। लॉकअप अभी लेट होंगे तो फिर मुलजिमों को खाना भी नहीं मिल पाएगा। लॉकअप के लिए फिर दिक्कत बनेगी। वहीं जिला अस्पताल के RMO का कहना है कि ड्यूटी डॉक्टर राउंड पर थे और मरीजों को जूनियर डॉक्टर्स द्वारा चेक किया जा रहा था। जो इमरजेंसी आवर्स होते हैं उसमें तो एक डॉक्टर होते हैं जो हमारे यहाँ कैजुअल्टी में होते हैं, साथ में कुछ जूनियर डॉक्टर्स होते हैं, बट जो रिस्पॉन्सिबिलिटी तो हमारे डॉक्टर्स की होती है, जो सीनियर डॉक्टर होते हैं। डॉक्टर्स की कमी तो है ना, डॉक्टर्स की कमी है नो डाउट इसमें। तो उसी कारण अब क्या है, वो यदि इमरजेंसी क्या हमारे लिए प्रायोरिटी होता है, कोई हमारा जो पेशेंट ऑलरेडी एडमिट है ICU में, है ना, तो वो गड़बड़ हुआ तो पहले हमें उसको देखना पड़ेगा। बहरहाल जिला अस्पताल में ड्यूटी डॉक्टर्स की गैर मौजूदगी से मरीजों को काफी परेशानी उठानी पड़ी। खबरों का ये क्रम लगातार जारी है। आप देखते रहिए BTV न्यूज।